अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 2D को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2D जो है वो बेस करती है रिवर्स परसेंटेज और परसेंटेज चेंज के ऊपर। अब परसेंटेज चेंज और रिवर्स परसेंटेज क्या चीज़ है, परसेंटेज चेंज के बारे में जो डिटेल टॉपिक है वो 2D की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें शुरू में हमने कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में देख लिया था कि जिसमें हमने शुरू में रेट, रेशो, परसेंटेज और फिर उसके अलावा परसेंटेज को चेंज कैसे करते हैं, अगर परसेंटेज में चेंज करना हो या परसेंटेज को चेंज करना हो, दो बड़ी डिफरेंट बातें। और इसकी बड़ी बारीक सी एक बात है उसमें कि किसको डिवाइड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो कॉन्सेप्ट की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ काफ़ी डिटेल में हम देख चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इजीली समझ आ सकें। अदर देन दैट आगे हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। एन इलास्टिक बैंड विच इज़ 72 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच टू 90 सेंटीमीटर। एज वी ऑल नो कि इलास्टिक बैंड जो है वो जब उसको स्ट्रेच किया जाता है तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। मतलब 72 सेंटीमीटर पहले उसकी लेंथ, जब उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच में जब उसको खींचेंगे तो उसमें क्या आएगा, एक वो जो स्ट्रेच आएगा वो 90 सेंटीमीटर की इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी लेंथ। हमने ये चेक करना है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ, कि उसकी लेंथ में कितने परसेंट इंक्रीज आया। तो सोल्यूशन लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो आपने अब परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी है। 2D के स्टार्ट की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको फार्मूला लिखवा दिया था एक, कि अगर आपको इंक्रीज फाइंड करनी हो, वो फार्मूला कुछ ऐसे था, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। इंक्रीज अगर फाइंड करना हो किसी भी चीज़ का तो आप परसेंटेज इंक्रीज को मल्टीप्लाई करें उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। परसेंटेज इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू, ये बिल्कुल स्टार्ट में वहाँ फार्मूला लिखवाया था। लेकिन यहाँ हमें इंक्रीज़ नहीं पता पूछा गया, बल्कि हमें पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज, यानी ये चीज़ पूछी गई है। सो फार्मूले को मोल्ड करना आपको आना चाहिए कि अगर यहाँ से कोई चीज़ है, मतलब अगर जैसे हम फार्मूले में लिखा करते हैं कि a इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये c अगर b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a से डिवाइड। ये चैप्टर नंबर 4 का जो कॉन्सेप्ट है जनरल इक्वेशन का, ये उसकी बात हो रही है। इक्वेशन का बेसिक रूल है कि जब भी कोई चीज़ अपनी जगह से चेंज होती है तो अपना वो ऑपोजिट जो वर्क होता है वो करती है। अब परसेंटेज इंक्रीज चाहिए मुझे, तो ये ओरिजिनल वैल्यू यहाँ की क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन जो इसका फार्मूला बनेगा जो मैं लिखूंगा वो ये लिखूंगा कि परसेंटेज इंक्रीज अगर मुझे चाहिए हो किसी भी चीज़ की, यहाँ से आप एक नया फार्मूला भी सीख सकते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज जिस भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे कि जो इंक्रीज़ है वो लिखेंगे। इंक्रीज़ कैसे फाइंड करते हैं ये तो आपको पता है, किसी भी चीज़ में जो इंक्रीज़ आती है डिवाइड बाय, ये जो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी वहाँ जाके क्या आ जाएगी, डिवीजन में। तो दैट मीन्स आप ओरिजिनल वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये फार्मूला अपने माइंड में रख लीजिएगा जब परसेंटेज इंक्रीज़ को फाइंड करना हो। अब क्वेश्चन पे वापस आएँ, इंक्रीज़ कैसे फाइंड होता है। आपके पास अगर 20 रुपीज़ हैं, किसी ने आपको 30 और दे दिए, तो इंक्रीज़ कैसे आएगा कि आप जो आपका एडिशन हुआ, मतलब 50 रुपीज़ आपके पास हो गए, अब 50 में से आप जब पहले वाले पैसे आप माइनस कर देंगे 20 तो आपके पास 30 का इंक्रीज़ आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा रूल है। अब यहाँ पे देखें कि आपका जो स्ट्रेंथ थी, पहले जो स्ट्रेच थी वो इलास्टिक बैंड के 72 पे थी, मतलब जो ओरिजिनल थी, फिर उसको 90 पे हमने स्ट्रेच करने के बाद इंक्रीज़ कर दिया। तो अब इन दोनों में इंक्रीज़ कितना आया, मतलब पहले तो उसकी 72 तो थी ही थी, 90 किस तरह हुई, तो हम उसको जब फाइंड करेंगे तो इंक्रीज़ का फॉर्मूला ये होता है, याद रखें, जो बाद में आने वाली चीज़ है उसमें से पहले वाली चीज़ माइनस कर देते हैं। तो आपके पास क्या आया, 90 सेंटीमीटर, ये जो इसमें से माइनस करेंगे 72 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास इंक्रीज़ आ जाएगा कि उसको जब हमने स्ट्रेच किया तो उसमें कितना चेंज आया है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास शुरू में जो वो जो इलास्टिक बैंड था उसकी शुरू में लेंथ कितनी थी, वो शुरू में 72 थी, तो दैट मीन 72 सेंटीमीटर आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर से इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, क्या बात पूछी जा रही है उसे कैसे हम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब बताएं, जब 90 में से 72 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 18 सेंटीमीटर, ओके, डिवाइड बाय 72 एज इट इज़ रहेगा। अब मुझे एक बात बताएं, ये 72 है, 72 सेंटीमीटर, क्या कटिंग हो सकती है, बिल्कुल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट। आप 18 और 72 की कटिंग जो है आप इजीली कर सकते हैं, 9 2 ज़ार 18 और 9 8 ज़ार 72, 2/8। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सबसे लास्ट में बताने लगा हूँ मैं, कि आपको जब भी परसेंटेज, ये इसलिए कि फार्मूले में कहीं कोई और बात नहीं थी, मैंने इसलिए आपको शुरू में ये बात नहीं की, आप जस्ट समझ रहे थे फार्मूले के लिहाज से। मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 2D की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया था
कि परसेंटेज को जब भी फाइंड करते हैं तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो तो हमेशा क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात याद रखें, ये शुरू में फार्मूले के साथ भी लिखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको लिखवाया इसलिए नहीं कि आपको वो बात पहले समझ आ जाए। ओके, अब ये कटिंग करने के बाद जो सब कुछ रहा 2/8, इसको मल्टीप्लाई बाय जब 100% करेंगे, और ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए। अब कटिंग करना आपके लिए ईजी है, 2 1s are 2 4s are 8, अब 400 कटिंग कर लें, दोबारा 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, 2 कैरी आएगा 20, 4 5s are 20 विच विल गिव 25% आंसर। ये पूरी कटिंग जो है ये यहाँ पे आप साइड पे दोबारा भी लिख के कर सकते हैं। ये हमारे पास आया था 2/8 कटिंग करने के बाद और मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सिंपली समझ आ जाए। यहाँ लास्ट में लिखा हो तो शायद समझ आने में मसला हो कि 2 को पहले 4 से कटिंग किया, 2 1s are 2, 2 4s are 8, ठीक है। अब इसके बाद 4 की कटिंग क्रॉस में की है तो 4 1s are 4 और यहाँ 4 2s are 8, कैरी आने के बाद 25, तो इस तरह। तो यहाँ अगर समझ नहीं आई तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी है। सो 25% आंसर आया। सो ये फॉर्मूला आपको समझ आना चाहिए था पहले शुरू में इंक्रीज़ का, उसको मैंने चेंज कैसे किया। अब इसमें 100 की बात कहाँ से आती है कि जब भी आप किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी किसी नंबर को परसेंटेज में ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी किया जाता है। ये आपको पार्ट 1 की वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि इन सिंगापुर EduSave scholarship is given out to the top 10% of students within each level and stream in every school। सिंगापुर में EduSave scholarship एक है, उसका नाम है EduSave scholarship। वो टॉप 10% स्टूडेंट्स को दी जाती है हर लेवल पे, हर स्कूल के अंदर। मतलब कोई स्कूल क्लास 1 का स्टूडेंट है या क्लास 10 का है या किसी भी क्लास का, स्कूल लेवल पे हर क्लास में जो टॉप 10% होंगे उनको दी जाएगी। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008-2009। द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ दिस अवार्ड फॉर ईच लेवल इन 2008-2009। कहता है 2008 और 9 में एक इंक्रीज़ आया वैल्यू का अवार्ड में, मतलब जितना अवार्ड 2008 में मिल रहा था 2008 में, 2009 में उस अवार्ड में चेंज कर दिया, मतलब इंक्रीज़ कर दिया। जैसे होता है हर ईयर आपका जो है परसेंटेज इंक्रीज़ होती है कि आपकी स्कॉलरशिप इंक्रीज़ हो रही है, तो ऐसे ही अब ये जो टेबल है ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टॉप 5% या नेक्स्ट 5%, मतलब टॉप 5 जिन्होंने टॉप कर लिया है, और नेक्स्ट 5 का मतलब वो जो नेक्स्ट वाले 5 बनते हैं, मतलब अगले 10%, टॉप 10 कोई बात किया ना उसने। सो इसमें अब लेवल और ईयर का मतलब प्राइमरी 1 to 6 के क्लास जो आप 1 से 6 पढ़ते हैं, और उनकी सेकेंडरी की मतलब ये है कि क्लास 1 to 5 कहते हैं उसको। अदर देन दैट होती वो भी यही है कि आपके पास जैसे क्लास 6 के बाद 7 है, 8 है, 9 10, वो उसको सेकेंडरी 1 to 5 कहते हैं, मतलब उनकी सेकेंडरी 1 का मतलब क्लास 7 है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि 2008 में कोई भी स्टूडेंट जो प्राइमरी 1 से लेके 6 तक पढ़ रहा था उसको $300 जो है वो स्कॉलरशिप मिल रही थी। $300 2008 में किसी भी स्टूडेंट को जो क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक है। 2009 में वो हमने कितनी कर दी, $400। ये सिंगापुर की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक। और जो सेकेंडरी 1 to 5 यानी क्लास 7 से लेकर 12 तक का जो स्टूडेंट है उसको $500 मिल रहा था। 2009 में हमसे पूछा गया है बताएं उसे क्या मिलेगा। अभी अगला जो क्वेश्चन का पार्ट है मैंने नेक्स्ट पेज, बिकॉज जगह बहुत कम थी तो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कि हमसे पूछा क्या गया है या हमें इन्फॉर्मेशन क्या। पहले ये बात यहाँ समझ लें सारी कि क्वेश्चन में क्या है कि स्कॉलरशिप है वो दी जाती है सिंगापुर में हर क्लास के बच्चों को। अब ये बात करने के बाद हम अगली बात करेंगे कि कैसे किए। नेक्स्ट 5% के जो अगले आने वाले 5% स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये तो टॉप किया, जो टॉप के बाद जो नेक्स्ट 5 हैं उनमें प्राइमरी वालों को 250 और जो सेकेंडरी वाले में 300 दी जाती है, और ये 350 और $400। अब ये बात आपको यहाँ तक याद रखनी है। अब मैं इसी इन्फॉर्मेशन को, बिकॉज आपके पास बुक भी है और ये वीडियो भी दोबारा पॉज करके देख सकते हैं पीछे से, मैं इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जो हमसे पूछे गए। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें बताई गई कि सिंगापुर में स्कॉलरशिप को ऐसे दिया जाता है। और 2008 से 2009 में जो है वो जंप आया, इंक्रीज़ आया। देखें यहाँ पे $100 का इंक्रीज़ है, यहाँ हमें चेक करना है, यहाँ भी $100 का है, यहाँ भी $100 का है। सो अब चेक करना है कि कितने % उसका इंक्रीज़ आएगा या हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, अब उसी इन्फॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए अब जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है, गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन द टॉप 5%। ये वही बात है जो वहाँ टेबल पे क्वेश्चन मार्क ड्रॉ था कि अगर आपको ये कहा जाए कि ये बताया जाए कि 30% इंक्रीज आ रहा है 2008 to 2009 के अंदर एक सेकेंडरी 1 स्टूडेंट, सेकेंडरी 1 की बात हो रही है, देख लें क्वेश्चन मार्क भी सेकेंडरी 1 पे ही था, और टॉप 5% की बात हो रही है और वही क्वेश्चन मार्क था। दैट मीन्स वही सारी बात है जो यहाँ की
की जा रही है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वो जो क्वेश्चन मार्क मैंने ड्रॉ किया था कि वो जो टॉप 5% में 2009 में जो इंक्रीज आएगा वो कितना। तो ज़रा देखें सोल्यूशन जो होगा पार्ट 1 का, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वही से है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ और वहाँ पे दोबारा चेक भी कर सकते हैं कि अब कितना इंक्रीज आया, 30%। देखें 100% तो पहले ही उसकी प्राइस थी जो उसकी थी, मतलब 500 प्लस उसमें जब हमने 30% इंक्रीज किया तो जो फाइनल परसेंटेज जिसको हम कहते हैं, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी और काफ़ी डिटेल में देखा कि फाइनल परसेंटेज किसे कहते हैं, जब परसेंटेज चेंज होती है तो 100 + 30 विल बी इक्वल टू 130%। मतलब अब हमें ये कहा जा रहा है कि आप बताएं कि उस जो अवार्ड दिया गया था एक 2008 में सेकेंडरी 1 स्टूडेंट को, जो कि $500 था, आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाके वैल्यू, उस $500 में अगर इतना इंक्रीज लाया जाए तो बताएं जो नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट होगा उसे कितनी प्राइस मिलेगी। सो आप देखें जो आपके पास वैल्यू है, मतलब परसेंटेज जो आप जो वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं उसके लिए क्या होगा, वैल्यू इज इक्वल टू 130%। किसका 130 इस $500 का, इससे मल्टीप्लाई कर लें, डॉलर का साइन और साथ में 500। ओके, अब परसेंटेज को जब भी नंबर में चेंज करते हैं, तरीका बताया हुआ है, क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई $500 एज इट इज़। क्या कटिंग हो सकती है, बिल्कुल। ये ज़ीरो, दो ज़ीरोज़ जो हैं इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 130 जो ऊपर न्यूमिनेटर था आपका, मल्टीप्लाई बाय $5। डॉलर का सिंबल जो है वो तो मनी को डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, 130 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 zeros are 0, 5 3s are 15, 1 कैरी, 5 1s are 5 और 1 6। दैट मीन्स कि वो जो स्टूडेंट जो 2009 में सेकेंडरी 1 का स्टूडेंट होगा, जो टॉप 5% में आएगा, उसको 30% इंक्रीज के साथ इतनी वैल्यू मिलेगी जहाँ क्वेश्चन मार्क था। सो सारी बात अंडरस्टैंडिंग वही है क्वेश्चन की कि आपको टेबल का पता हो। टेबल की बात को यहाँ सिर्फ उसने यूज़ किया है कि अगर आपकी 30% इंक्रीज आए तो बताएं सेकेंडरी 1 स्टूडेंट जो टॉप 5% में 2009 में नेक्स्ट ईयर आएगा उसे कितनी प्राइस मिलेगी। तो 2008 में जो जिस प्राइस की जो अवार्ड था $500, 2009 में कितना बन गया, $650। ये था आपका पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 देखें, कहता है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 2009 फ्रॉम अ प्राइमरी 4 स्टूडेंट। अब प्राइमरी 4 कहाँ लाई करेगा, प्राइमरी 1 to 6 के दरमियान में, जो तो उसने खाली एक मेंशन किया ना लेवल को, तो 4 कहाँ होगा, इसके दरमियान में। और किसकी बात हो रही है, नेक्स्ट 5%। जरा टेबल को देखें, टेबल में नेक्स्ट 5 के अंदर प्राइमरी को जब क्लास 4 को देखेंगे आप तो 2008 2009 दोनों की वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं। मतलब 2008 में जो प्राइस थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो $250 थी, 2009 में $350 थी। और आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज। अभी आपने क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है इससे पहले, उसमें आपने परसेंटेज इंक्रीज, मैं उसको P.I शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला बनाया था वो ये बनाया था कि आपके पास जो इंक्रीज है वो पता होना चाहिए आपको कि इंक्रीज कितना आया, डिवाइड करेंगे आप इसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। ये अभी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके शुरू में जाके जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है उसको देख सकते हैं कि उसमें कैसे ये फार्मूला बना था। अब मुझे बताएं यहाँ इंक्रीज कैसे फाइंड होगा, इंक्रीज कैसे है कि कितना इंक्रीज आया, $100 का कैसे पता चलता है आपको, अगर आप $350 यानी 2009 की प्राइस में से $250 2008 की प्राइस को माइनस करें और डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, शुरू में वैल्यू क्या थी जिस चीज़ की बात हो रही है $250, इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताएं $350 माइनस 250 इक्वल का साइन डाल के मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 350 में से 250 गए, दैट मीन्स $100 डिवाइडेड बाय $250 मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज का साइन, बिकॉज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करें। कटिंग हो सकती है बिकॉज बिल्कुल ये सिंबल से कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 10/25 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपकी कटिंग जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कटिंग किस से करते हैं। कोई यहाँ कटिंग 5 से करता है, कोई जो है ना वो डिफरेंट नंबर्स हैं। आप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 25 1s are 25, 25 4s are 100। अगर आप 4 से करेंगे तब भी आपका मतलब प्रोसेस यही है, एंड पे 4 ही आता है। अब मुझे बताएं कटिंग करने के बाद क्या बचा, यहाँ 10 और यहाँ 4, 10 4s are कितना होता है 40%, एंड दैट इज़ योर आंसर। ये कटिंग आपकी अपनी चॉइस पे है, जैसे मर्जी आप करना चाहें, एंड पे आपका आंसर 40 आता है। चाहे आप 2 से करें, चाहे आप 4 से करें, चाहे आप 5 से करें, कटिंग हो सकती है डिफरेंट नंबर से। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या पता चला इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिटेल क्वेश्चन था, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि आपको एक टेबल बताया गया जिसमें बताया गया कि सिंगापुर में एडुसेफ स्कॉलरशिप दी जाती है हर लेवल के स्टूडेंट को। हमें टेबल की फॉर्म में बताया गया कि 2008 2009 में क्या डिफरेंस था, कितना इंक्रीज आया। उस टेबल की बेस पे हमसे 2 पार्ट जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक में हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली। दूसरे में परसेंटेज
इंक्रीज करना था फाइंड, वो भी हमने कर लिया यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव स्टडीड इन द वीडियो ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो शुरू में हमने पार्ट जो 1 की वीडियो है एक्सरसाइज 2D की, जो उसमें हमने कॉन्सेप्ट देखा था, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीजेज फ्रॉम। अब सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें आपके माइंड में पहली चीज़ें आ जानी चाहिए कि डिक्रीज की बात की जा रही है, ठीक है। तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ माइनस करनी है हमने। द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीजेज फ्रॉम $1360 टू $1020। यहाँ डॉलर का सिंबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे मिस हो गया होगा। डॉलर फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस, मतलब अब आपको खुद भी पता है कि जैसे जैसे आपके पास लैपटॉप्स और मोबाइल्स इतने ज़्यादा जो है हाई लेवल के आ गए कि अब डेस्कटॉप कंप्यूटर की वो वाली चीज़ नहीं रही जो आज से शायद 20 ईयर्स पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर की एक वैल्यू हुआ करती थी। सो ये रियल वर्ल्ड से काफ़ी रिलेटेड है, इसीलिए कहा करता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो रियल वर्ल्ड से ही ली जाती है, या उसकी एप्लीकेशन होती है, रियल वर्ल्ड से ही वो बात की जाती है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई है, पहले थी $1360, अब इतनी हो गई है कम होके। तो हमें उसकी परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करनी है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था इधर पहले कि परसेंटेज डिक्रीज, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 दोनों में आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। परसेंटेज डिक्रीज अगर फाइंड करनी हो तो मैंने क्या बताया, वहाँ परसेंटेज इंक्रीज था, जस्ट चेंज ये आएगा कि यहाँ डिक्रीज की जगह इंक्रीज, जहाँ पे इंक्रीज था वहाँ पे डिक्रीज आ जाएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू, पहले आपको डिक्रीज पता होना चाहिए कि कितनी कमी हो रही है किसी चीज़ में, उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से कि ओरिजिनल वैल्यू उसकी थी क्या जो स्टार्ट में जिसकी बात हो रही थी, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत वही है कि पार्ट 1 की वीडियो में बताया था मैंने, परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज की जो फार्मूला है वो सेम है, जस्ट उसमें नाम चेंज होता है। तो मुझे बताएं जब परसेंटेज डिक्रीज में उसको P.D शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। अब डिक्रीज कितना आया, आप इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करें, जैसे आप इंक्रीज में करते हैं। इंक्रीज में सिर्फ बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस होती है, बिकॉज लेट सपोज पहले आपके पास 30 रुपीज़ थे, अब आपके पास 80 रुपीज़ हो गए, तो माइनस करेंगे 80 माइनस 30, तो आप कहेंगे सर 50 रुपीज़ मेरे पास इंक्रीज हुए। यही तरीका है ना इंक्रीज का, कि नेक्स्ट वाली से प्रीवियस को माइनस करना। लेकिन डिक्रीज में क्या होता है, डिक्रीज में आप कहेंगे सर मेरे पास पहले 80 रुपीज़ थे, अब मैंने 30 रुपीज़ जो है ना वो सिस्टर को दे दिए, अब 30 रह गए मेरे पास। बताएं डिक्रीज कितना आया, मैं कहूँगा 80 में से 30 माइनस करें तो 50 का डिक्रीज आया है आपके पास। डिक्रीज में पहले वाली से दूसरी वाली वैल्यू माइनस होती है। ये छोटी छोटी बातें आप साथ साथ नोट डाउन किया करें ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ओके, अब डिक्रीज के लिए $1360 में से अगर माइनस करें $1020 और डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी शुरू में जो आपके पास थी, लेट सपोज ये क्वेश्चन के फॉर्म में तो ये है कि जो पहले डेस्कटॉप की प्राइस ओरिजिनली थी वो कितनी थी, $1360। डिक्रीज और इंक्रीज में ये अगर आपको फ़र्क समझ आ जाए कि पहले किसको माइनस करना है, ओरिजिनल वैल्यू क्या रहती है, तो बाकी सारा काम तो फार्मूले में आई थिंक जस्ट मल्टीप्लिकेशन और कटिंग का रह जाता है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। $1360 में $1020 जब माइनस करेंगे, अगर आपके लिए मुश्किल हो रही हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1360, इसमें से आप माइनस करने जा रहे हैं 1020, 2 में से 0 जाएँ तो 2, 0 में से 0 जाए तो 0, 2 में से 6 में से 2 जाए तो 4, 3 में से 0 जाए तो 3, 1 में से 1 जाए तो 0, इक्वल टू, अब डॉलर का सिंबल आपने भूलना नहीं है, $340। ये किसके माइनस करने से आया, 1360 माइनस 1020। डिवाइड किससे हो रहा था, $1360 से, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, 100% से। क्या कटिंग हो सकती है, बिल्कुल। डॉलर का सिंबल इस सिंबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच गया 34/136, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। ये आ जाएगा 136 मल्टीप्लाई बाय 100%। कटिंग करके बता दें कटिंग क्या आती है, बिल्कुल सिंपल कटिंग है। चाहे तो आप पहले 2 से कर लें, 2 1 जार 2, 1 कैरी गया 14, 2 7 जार 14, यहाँ पे 2 6 जार 12, 1 कैरी गया 16, 2 8 जार 16, 68/100 और यहाँ 17। अगेन कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, 17 आई थिंक सो 4 जार, अगर चेक करें तो ये पूरा कटिंग हो जाएगी, बिकॉज 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें ना, क्योंकि ये 8 लिखा हुआ है तो मुझे शो हो रहा है कि 4 7 जार 28, 8 आया, 2 कैरी 4 1 जार 4 और 2 6 लेकर 68। तो दैट मीन्स मैं सिंपल कटिंग कर सकता हूँ कि 17 1 जार 17 4 जार होता है। अब आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बची ये 1/4 बची और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब तो कटिंग आपके लिए मज़ीद सिंपल हो गई है कि 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 कैरी गया 20, 4 5 जार 20। सो जो आपके पास परसेंटेज डिक्रीज आया वो कितना आया, 25% का, ये आपका आंसर था। सो दोबारा देख लें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर की प्राइस है आपके पास वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम $1360 टू $1020। आपने बताया था कि उसमें परसेंटेज की फॉर्म में डिक्रीज कितना आया, वैल्यू की फॉर्म में तो पता है हमें कि नंबर इतने से इतने हो गए उसके, लेकिन परसेंटेज की फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ा। वो फार्मूला अप्लाई करके आपने उसका आंसर देख लिया कि कैसे आपने उसको सॉल्व किया है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें किस चीज़ की वैल्यू का कहा गया है। A car was bought in 2009 for $1,20,000
अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो है एक कार की बात होने लगी है। उसमें यह है कि कार जो शुरू में बॉट की गई, जो खरीदी गई थी 2009 में, उसकी प्राइस ये थी। 2010 इट्स वैल्यू डिक्रीज, अगेन क्वेश्चन किस चीज़ का, डिक्रीज का, बाय 20%। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन से यहाँ पे चेंज ये आया कि वहाँ हमें वैल्यू बताई थी कि इतने से इतने होगी, मतलब जो कमी आई है पता चल गई थी हमें, यहाँ परसेंटेज बताई गई है। इन 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 10% ऑफ वैल्यू इन 2010। अब इससे एक नेक्स्ट स्टेप भी बात हो रही है कि 2009 में ये प्राइस थी, 2010 में उसकी प्राइस 20% डिक्रीज हो गई, मतलब लेट्स सपोज आपने रीसेल कर दिया, ठीक हो गया। अब 2010 में जो आपने डिक्रीज करके सेल की थी, 2011 में अगेन जब उसको रीसेल किया तो उसकी प्राइस में अगेन डिक्रीज आया 10% का। तो अब बताना है कि एंड ऑफ 2011, यानी बिल्कुल जब ये सारा कुछ डिक्रीज हो चुका, अब जो आपके पास कार है वो कितने, मतलब उस सारे डिक्रीज के बाद अब वो कितने, मतलब उसकी या प्राइस कितनी है उसकी, मतलब इसके सोल्यूशन में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिक्रीज का याद रखना है कि डिक्रीज किसे कहते हैं। अब वैल्यू फाइंड करनी है ना, हमने वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है, शुरू में 2010 में। तो वैल्यू इन 2010 में कार की वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज, और हमेशा लिखा करें इसको फाइनल परसेंटेज F.P मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू। फाइनल परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जो भी उसमें इंक्रीज डिक्रीज आया है उसको पहले आप खुद से सॉल्व कर लें मेंटली, और उसको फिर बाद में यहाँ पे लिखा करें। उसका मतलब क्या है कि पहले शुरू में कार की जो प्राइस थी वो 100% थी, उसमें कितना डिक्रीज आया 20%, इसको मैं डी शो कर रहा हूँ। अब जो मेरे पास फाइनल परसेंटेज बनेगी, यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ कि 100% आपके पास कोई चीज़ है, उसमें आपने 20% का डिक्रीज कर दिया, तो अब डिक्रीज के बाद परसेंटेज क्या रह जाती है 80%। सो ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमेशा आपने F.P में वो परसेंटेज लिखनी है जो चेंज आने के बाद है, इसलिए तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज चेंज का। ओरिजिनल वैल्यू मतलब कार की शुरू की प्राइस क्या थी, $1,20,000। ओके, जब भी परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हम नंबर फाइंड करने जा रहे हैं कि डॉलर में उसकी प्राइस क्या है, तो मैंने क्या तरीका बताया कि जब भी परसेंटेज को चेंज करना हो डिवाइड बाय 100 करते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने, पार्ट 1 की वीडियो वाला जो शुरू में एक्सप्लेन किया गया था। सो 120,000 कटिंग हो सकती है बिल्कुल, ये डबल जीरोस जो हैं ये यहाँ के 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जस्ट क्या रह गया कि आपने इस 80 को $1200 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो 80 लिखा हुआ है इसको इस वाले नंबर से जो कि लिखा हुआ है $1200, इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। यहाँ ज़रा मल्टीप्लाई करें ना, 1200 मल्टीप्लाई बाई 80, 0 0 जार 0, 0 0 0 0 2 जार 0, 0 1 जार 0 4 0, देन 8 0 जार 0, 8 0 जार 0, 8 2 जार 16, 6 आया 1 कैरी, 8 1 जार 8 और 1 9, दैट मीन 0 0 0, ये 6 और ये 9, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी $96,000। ये आपके पास प्राइस है 2010। अब ये शुरू में दोबारा पढ़ लें, क्या था, वैल्यू इन 2010। हमसे पूछा क्या था, वैल्यू इन 2011, हमें 2011 की बात की गई थी। तो अब आगे क्वेश्चन अभी चल रहा है, दैट मीन्स वैल्यू इन 2011 इज इक्वल टू फाइनल परसेंटेज मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू, O.V लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, इसलिए कि आपको सारी बात पता तो है ना, आपने पूरा लिखना है, ठीक है, लेकिन मैं यह सबको समझाने के तौर पे ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, अब F.P का मतलब क्या है कि पहले, अब जब 2010 में आपने उसको डिक्रीज कर लिया, रीसेल की, अब क्वेश्चन को समझने के लिए ये समझें कि आपके पास ये 2009 में कार आपके पास थी, आपने 2010 में 1 ईयर यूज़ करके सेल की, तो इतनी प्राइस पे सेल हुई। अब नेक्स्ट इस बंदे को मिली, अब उसके लिए तो ये प्राइस उसके लिए 100% है ना, उसको नहीं पता कि पहले बात क्या हो रही थी, उसने इतने की खरीदी है, दैट मीन उसके लिए ओरिजिनल वैल्यू है अब इस बंदे के लिए 2010 में। तो 2010 में उसकी ओरिजिनल वैल्यू में से कितना डिक्रीज आएगा 10% का, तो दैट मीन अब जो मेरी फाइनल परसेंटेज बनेगी, अब बात को समझना है यहाँ पे, अब मेरे पास जो 100% जो वैल्यू है जो ये है, इसमें से डिक्रीज कितना आ रहा है 10% का, ये लिखा हुआ है डिक्रीज बाय 10%, तो फाइनल परसेंटेज 90% हो जाएगी। तो जब मैं वहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो दैट विल बिकम 90% मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू अब क्या है कार की, अब किसकी बात हो, 2010 की बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है। जब ये परसेंटेज को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय $96,000, कटिंग होती है बिल्कुल, ये 2 जीरोस यहाँ के 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाते हैं। दैट मीन मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉपर कि आपके पास 90 बचेगा ये वाला, और मल्टीप्लाई $960 बचेगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, ये तो आप फाइनल परसेंटेज को देख चुके हैं, ये इसकी जगह मल्टीप्लाई करें किसको, 960 को 90 से, 960 मल्टीप्लाई बाय 90, 0 0 जार 0, 0 6 जार 0, 0 9 जार 0, मल्टीप्लाई 9 0 जार 0, 9 6 जार 54, 4 आया 5 कैरी, 9 9 जार 81, 81 और 5 कितना होता है 86, तो इनको जब ऐड करेंगे तो 86,400, दैट मीन जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा डॉलर, उसका सिंबल भूलना नहीं है आपने, 86,400, और यही आपका आंसर था। दोबारा क्वेश्चन को डिटेल में देख लें। 2009 में एक कार जो है वो 1,20,000 की है,
जब 2010 में हम उसको जाके सेल करते हैं तो 20% डिक्रीज पे सेल करते हैं। और क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है? बिल्कुल ऐसा होता है कि जो न्यू चीज़ की प्राइस होती है जब उसको बाद में रीसेल करें तो उसकी प्राइस कम हो जाया करती है। फिर 2011 में वो कार दोबारा सेल होती है 10% मजीद डिक्रीज के साथ। तो अब हमें एट द एंड ऑफ 2011 पता करना था, तो जो कार शुरू में 1,20,000 की थी वो 2011 तक डिक्रीज होते होते 86,400 की होगी। ये हमारा क्वेश्चन था, यही हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि आपसे उसमें क्या पूछा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन आर बॉयज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अब क्वेश्चन की जो फॉर्म बनती है वो ये कि आपको ये बताओ कि 45% जो हैं जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में जो हिस्सा लिया वो बॉयज़ हैं। टोटल ओवरऑल स्टूडेंट्स का 45%। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझें। इफ़ 135 बॉयज़ टेक पार्ट इन द कंपटीशन, अगर जो बॉयज़ हैं वो नंबर में 135 हैं, परसेंटेज में 45 थे, नंबर के में 135, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो सोल्यूशन से पहले तो क्वेश्चन की जरा सेंस बनाएं। कहा यह जा रहा है कि क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन हुआ, उसमें स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उनका कंपटीशन हुआ। अब स्टूडेंट मींस गर्ल्स और बॉयज़ दोनों। अब उसमें से बताया जा रहा है कि जो 100%, क्योंकि किसी भी हॉल में जहाँ पे वो कंपटीशन हो रहा होगा उसमें स्ट्रेंथ जितनी होगी वो कितनी होगी? 100%। ऐसा ही है, उस 100% स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में से 45% जो है वो बॉयज़ थे। तो अब आपको क्या पता है कि 45% बॉयज़ का मतलब क्या है? 135। समझ रहे हैं बात को? अब आपके पास जो बाकी 55% जो बचती है, जो मतलब स्टूडेंट बचते हैं, वो जो गर्ल्स हैं, उनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। बाद में जब उसको टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ वो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा रेट वाला। ज़रा देखिएगा इसको कैसे लिखूँगा मैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है वो ये कि 45% ऑफ द स्टूडेंट, कि अगर मैं कहूँ कि उन स्टूडेंट्स का 45% बताओ तो बड़ा इजी है। कितना? 135। और किसने बताया? क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि 45% कहो या नंबर के में 135 को, बात एक ही है, दोनों बॉयज़ की बात हो रही है। लेकिन मैं अगर रेट वाला काम करूँ, जैसे मैंने वो पार्ट 1 की वीडियो के बार बार मैं आपको उसका वो कह रहा हूँ, तो मैं लास्ट में लिंक भी उसका दे दूंगा कि आपको वो लाजमी देखनी है कि रेट की बात कैसे 1%, वो जो लीटर ऑफ पेट्रोल की हमने बात की थी, तो 1% ऑफ द स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट का 1% क्या होगा? इन स्टूडेंट का 1% का मतलब है कि 135 से ये वाला 45 आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मुझे स्टूडेंट का 1% चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, मुझे स्टूडेंट का 100% चाहिए कि ओवरऑल स्टूडेंट्स क्या हैं? 100% ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? जो आपने ये फ्रैक्शन बनाई है 135/45, इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 100% ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कटिंग होती है बिल्कुल, 5 से कटिंग हो सकती है। 5 2 ज़ार 10, कैरी गया 3, 35, 5 7 ज़ार 35, ओके 5 9 ज़ार 45। बड़ी सिंपल है। अगेन कटिंग होती है, या अगेन कटिंग से पहले मैं ज़रा आपके लिए दोबारा लिख लूँ इसको। वैसे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी तक ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन जस्ट आपको समझ आ जाए इसलिए अगेन लिखी है। 9 1 ज़ार 9, 3 ज़ार 27। अब बड़ा ईजी रह गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट मीन्स 300, और यही आपका आंसर था। दोबारा क्वेश्चन को देखें। कहता है 45% स्टूडेंट जो हैं उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग जो कंपटीशन में हिस्सा लिया वो बॉयज़ थे। परसेंटेज की फॉर्म में वो कितने हैं? 45। फिर खुद ही बता रहा है कि इफ़ 135, यानी नंबर की फॉर्म भी उसने बता दी बॉयज़ की, तो उसने खुद ही क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया आपके लिए कि परसेंटेज भी बता दी और नंबर भी बता दिया। आप जस्ट इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ये बताएं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो टेस्ट देने के लिए वो आए हुए थे क्रिएटिव राइटिंग का। तो हमने जस्ट उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया कि अगर 100% का मतलब जो स्टूडेंट है सारे, उसमें से 45% जो हैं वो 135 हैं, तो फिर 100% का तरीका तो वो रेट से पता चल सकता था हमें। सो बड़ा इजी है आपके लिए। वो पार्ट 1 की वीडियो के मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ डिटेल में हमने रेट, रेशो, ये चीज़ थोड़ी सी रेट से रिलेट करती है 1% वाली, कि जो चीज़ आपकी यहाँ है वहाँ जाके आप एक चीज़ का पहले रेट फाइंड करें। मतलब आपके पास पूरे कॉटन की प्राइस पता है तो पहले आप एक का रेट फाइंड करेंगे, फिर उस एक के रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी चीज़ की बात हो रही है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ यूज़ हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ पार्ट जो 1 की वीडियो है स्टार्ट का स्पेशली उसका पोर्शन है वो लाजमी देखें ताकि आपको बात वहाँ से क्लियर हो जाए। आई होप जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको समझ आ चुके होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम आए तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अदर देन दैट आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में दोबारा आपको जो कोई प्रॉब्लम आ रही है ताकि वो दोबारा एक्सप्लेन किया जा सके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।